and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to study poverty in India of NDA. हम लोग NDA के लिए या फिर CDS के लिए या FCAT के लिए हम लोगों ने क्या करा, आज एक नया टॉपिक को चुना है, पॉवर्टी इन इंडिया को। तो आज पॉवर्टी इन इंडिया को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि पॉवर्टी इन इंडिया क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। अगर किन्हीं को प्रॉपर तरीके से नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारा skynomicsacademy.com ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पॉवर्टी इन इंडिया कि पॉवर्टी इन इंडिया आखिर है क्या, किस बला का नाम है पॉवर्टी ऑफ इंडिया। तो भाई पॉवर्टी इन इंडिया अगर बात किया जाए तो 1947 से ही हमारा देश कहीं ना कहीं एक गरीब देश में एक शुमार है कि हमारा देश बहुत गरीब है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया जाए पॉवर्टी को तो किस तरीके से करते हैं। पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग मटेरियल पोजेशन और इनकम फॉर अ पर्सन बेसिक नीड। अगर बेसिक नीड किसी भी पर्सन का अगर पूरा नहीं हो रहा है, बेसिक नीड मतलब कपड़ा, क्लोथिंग, फूड और शेल्टर, अगर ये तीनों चीज़ अच्छे से पूरा नहीं हो रहा देन दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्टिकुलर हाउस होल्ड कम्स अंडर द पॉवर्टी स्टेट। पॉवर्टी में इंक्लूड पॉवर्टी जो है गरीबी, वो सोशल तरीके से भी हो सकता है, इकोनॉमिकल तरीके से भी हो सकता है, पॉलिटिकल तरीके से भी हो सकता है। ये तीन एलिमेंट मेन एलिमेंट होते हैं जिस तरीके से एक पर्सन या एक हाउस होल्ड या एक कंट्री गरीब होता है। ठीक है, एक वर्ड आता है पॉवर्टी में, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब क्या, पूरी गरीबी, मतलब एक मतलब बहुत ही निचले स्तर की गरीबी। इज़ अ कंप्लीट लैक ऑफ मीन्स ऑफ नेसेसिटी टू मीट अ बेसिक पर्सनल नीड्स, जो कि कपड़ा भी मतलब क्या, क्लोथिंग भी, फूड भी और शेल्टर भी, मतलब कपड़ा, मकान और खाना तीनों ही अवेलेबल नहीं रहता है। मतलब एक टाइम भी वो अच्छे से अपने सही तरीके से अपने नीड को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो ये आप लोग समझ गए कि पॉवर्टी किसे बोलते हैं और आप लोग जानते भी होंगे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है और पॉवर्टी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हमारा देश क्या है, डेवलपिंग नेशन। तो डेवलपिंग नेशन इन द सेंस कि अगर बात किया जाए कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन है, ऑल्दो इट्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड पॉवर्टी इज स्टिल अ मेजर चैलेंज। और हमारे लिए क्या है कि गरीबी एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज उभर कर आया है। अब पॉवर्टी एक मेजर चैलेंज है इन द सेंस क्या कि हम लोग को गरीबी मिटाना है और किस तरीके से हमारा जो भी पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ाकर आगे लेके चलना है। तो हमारा देश डेवलपिंग नेशन है और हम लोग डेवलप्ड नेशन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारी गरीबी बची हुई है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब जहाँ जो कंट्री अगर डेवलप्ड कंट्री है उसके मतलब उस कंट्री में बिल्कुल ही गरीबी नहीं है, वहाँ भी गरीबी है लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अ पॉवर्टी, वी आर फोकसिंग मेनली ऑन अ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कि ठीक है गरीबी है, मतलब क्या दो टाइम का खाना मिल रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब ना मकान है, ना क्लोथिंग है, ना हाउस है और ना फूड है। तो तीनों चीज़ की अगर बेसिक नेसेसिटीज़ की कमी हो जाती है देन इट कैन बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अगर इंडिया की बात की जाए तो इट इज़ अराउंड 84 मिलियन पीपल 84 million people living in extreme poverty which makes up 6% of the total populations as of May 2021। कि क्या कि 84 मिलियन जो पीपल हैं वो क्या एब्सोल्यूट पॉवर्टी में, मतलब क्या एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है 84 मिलियन, मतलब कि 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो अगर आप लोग इसको पूरा काउंट डाउन करेंगे तो 84 क्या होगा, 84 मतलब 8 करोड़ 40 लाख, 8 करोड़ 40 लाख लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हैं। इन May 2012 द वर्ल्ड बैंक रिव्यूड अ प्रपोज्ड रिवीजन ऑफ देयर पॉवर्टी कैलकुलेशन मेथडोलॉजी एंड परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब क्या, परचेजिंग पावर पैरिटी को एक पॉवर्टी वर्ल्ड वाइड के रूप में माना गया, क्या कि वो कंट्री कितना परचेज कर सकता है। इन द सेंस क्या कि इम्पोर्टिंग पावर कितना है, मतलब एक क्या होता है, एक एक्सपोर्ट होता है, एक इम्पोर्ट होता है। ठीक है,
तो एक्सपोर्टिंग पावर इन द सेंस, ठीक है आप एक्सपोर्टिंग कर रहे हो, लेकिन आप इंपोर्टिंग कितना कर सकते हो, आप खरीद कितना सकते हो, आप परचेज कितना आपके अंदर पावर है कि आप परचेज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आपका कहीं ना कहीं डायरेक्टली कहाँ से एनालाइज किया जा रहा है, आपके फॉरेन रिजर्व से, आपके कंट्री के फॉरेन रिजर्व से काउंट डाउन किया जाएगा कि आपका कंट्री गरीब है या गरीब नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये रिव्यू करा था और परचेजिंग पावर पैरिटी को क्या बनाया था, एक मेथोडोलॉजी बनाया था जिससे पॉवर्टी को काउंट किया जाए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन से ईयर में वर्ल्ड बैंक ने क्या करा था, परचेजिंग पावर पैरिटी को एक मेथोडोलॉजी माना था जिससे पॉवर्टी कैलकुलेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। तो परचेजिंग पावर पैरिटी वर्ल्ड बैंक ने किया था 2012 में मई में। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। और ये एनडीए सीडीएस में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है, और जनरल भी यार, अगर आप लोग थोड़ा बहुत ये नॉलेज रखोगे तो फिर आप लोगों को भी ये एक सेल्फ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इट वॉज अ मिनिमल 3.6% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज ऑफ 2020। द इंसिडेंस ऑफ अ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड फ्रॉम 54.7% इन 2005 टू 27.9% इन 2015 एंड 16। मतलब क्या कि 3.6% जो परसेंटेज है वो हमारा गरीबी ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हुआ है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कम तो हुआ है, लेकिन इन द सेंस क्या कि फिर से क्या हो गया भाई, 2020 में कोविड आ गया। अब कोविड के कारण क्या हो गया, जो थोड़ा बहुत जो गरीबी से ऊपर आए थे, दे गॉन टू द सेम प्लेस, कि वो लोग उसी प्लेस पर फिर चले गए। मतलब क्या कि थोड़ा सा गरीबी से ऊपर उठे होंगे फिर वही जगह पर चले गए। तो कहीं ना कहीं 3.6% ग्रोथ हुआ था अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। बहुत बड़ा एक, मैं जब पढ़ाऊँगा जब सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, तो एक बहुत बड़ा ये एडमिनिस्ट्रेटर है या एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनडीपी, जो कि पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को एडमिनिस्टर करता है। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी एडमिनिस्ट्रेटर अचीम स्टेनर, ठीक है, इंडिया लिफ्टेड 271 मिलियन पीपल आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन अ 10 ईयर्स पीरियड। 2005 और 6 और 2015 और 16 के बीच में अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी हम लोगों ने 271 मिलियन पीपल को हम लोगों ने क्या करा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला। एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द सेंस क्या, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि एब्सोल्यूट पूरी गरीबी से हम लोगों ने निकाला। तो इसमें बहुत बहुत एक फ़ायदेमंद क्या हुआ कि जो इंदिरा गांधी आवास योजना था, उसके बाद उसी को चेंज करके क्या प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया मोदी गवर्नमेंट के थ्रू। तो जो भी एक कांग्रेस की सरकार ने किया या बीजेपी की सरकार ने किया, वो कहीं ना कहीं एक काम आया क्या कि हमारा जो भी एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी था, जिनको प्रॉपर तरीके से घर नहीं मिल रहा था, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पा रहा था, फिर क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के थ्रू क्या उन लोगों को एक पीडीएस भी स्टार्ट किया गया था। उसके थ्रू उन लोगों को क्या कि चावल, मतलब जो भी राइस है, पल्सेस है, उन लोगों को सही तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी को एक 271 मिलियन यूएनडीपी के अनुसार हम लोगों ने अचीव करा था कि इन लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी से पॉवर्टी के ऊपर लेते आए थे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडिया के लिए 10 सालों में। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये यूएनडीपी के किसके द्वारा, मतलब अचीम स्टेनर के द्वारा बताया गया था कि 271 मिलियन पीपल हमारे देश में जो भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी थे वो उनसे उठ कर आए थे। चलिए ठीक है, आई होप सो यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। जो भी नहीं क्लियर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 2020 में एक स्टडी हुआ था, ठीक है, 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो WEF था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट पेश करा एंड फाउंड दैट 220 मिलियन इंडियन सस्टेन ऑन एन एक्सपेंडिचर लेवल लेस देन 32 रुपीज़ पर डे। उसमें क्या बताया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि 220 मिलियन लोग, अभी मैंने बताया कि 1 मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो 220 मिलियन जो इंडियन है, उन्होंने क्या करा कि
₹32 में अपना जीवन गुजारा कर रहे थे। बाय द लास्ट हेड काउंट ऑफ द पुअर इन इंडिया इन 2013 और 2013 तक, खास करके द पॉवर्टी लाइन इन रूरल इंडिया। तो कहीं ना कहीं ₹32 में आजकल क्या होता है भाई, ₹32 पर डे में कहीं ना कहीं अपना गुजारा कर रहे हैं। 32 अगर इसको इंटू किया जाए 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब कितना हो गया ₹32, 960 रुपीज़। मतलब महीने का 1000 रुपया भी ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं ये कितना एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी की ओर हमारा देश है, और क्या है क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अभी भी गरीबी पर बहुत काम करना है, और गरीब लोगों को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए अब आ जाते हैं प्लानिंग कमीशन, जो कि अब नीति आयोग बन गया। जो लोग भी अगर प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग एक बार जाके सर्च कर सकते हैं स्काइनॉमिक्स एकेडमी में नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बारे में, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जो नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन था, द अथॉरिटी विच पब्लिश द पॉवर्टी एस्टीमेट, कि जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या पेश करता है हमारे देश में, पॉवर्टी एस्टीमेट बेस्ड ऑन द वेरियस राउंड ऑफ अ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। मतलब NSS जो ओ है वो क्या करता है, रिपोर्ट कहाँ देता है, रिपोर्ट देता है नीति आयोग को। नीति आयोग को रिपोर्ट देता है, ठीक है। अब नीति आयोग को रिपोर्ट देने का मतलब है कि आयोग को तो रिपोर्ट दे दिया, अब वो नीति आयोग क्या करता है कि वो पूरे कंट्री को बताता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऑन द मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि मंथली कितने पैसे वो कंज्यूम कर रहा है, वो कितने पैसे को अपने घरों को चलाने के लिए लगा रहा है। इसका मतलब क्या, कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूम इन द सेंस क्या, कि कितना पैसा वो खर्च कर रहा है, तो खर्चे के हिसाब से। इन इंडिया ट्रेडिशनली द पॉवर्टी लाइन वाज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी इंटेक। लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो अब जाके कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम पर काउंट हो रहा है। लेकिन पहले जो है हमारा देश के पॉवर्टी के बारे में अगर कोई डिस्क्राइब किया जाता था या कहीं ना कहीं डिफाइन किया जाता था तो वो कैलोरी बेस्ड। कैलोरी बेस्ड मतलब क्या, कितना कैलोरी वो इंसान, पर्टिकुलर इंसान ले रहा है, उस बेसिस पर डिफाइन किया जाता था कि वो पर्सन गरीब है या अमीर है, ठीक है, या गरीब है, एब्सोल्यूट गरीब है, या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर कैलोरी के हिसाब से पहले काउंट किया जाता था, 2100 कैलोरी अ डे वाज फिक्स्ड फॉर द अर्बन एरियाज एंड 2400 कैलोरी फॉर द रूरल एरियाज। देखो यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 2100 कैलोरी किसके लिए था पहले, रूरल मतलब अर्बन एरियाज के लिए, 2400 कैलोरी था रूरल एरियाज के लिए, ठीक है। द करेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जो ST कमेटी था, मतलब क्या, तेंदुलकर कमेटी था। तो जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2005 में बनाया गया था, दैट रिकमेंड टू शिफ्ट अवे फ्रॉम द कैलोरी बेस्ड मॉडल, और उन्होंने बताया था कि ये कैलोरी सिस्टम को हटाकर कहीं ना कहीं हम लोग पर कैपिटा इनकम पर आ जाएं, और पर कैपिटा इनकम पर आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ग्रोथ भी होगा, और लोगों के हाथ में अगर पैसा जाएगा तो वो पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, सामान दे रहे हो, सामान जा रहा है कि नहीं जा रहा है अच्छे तरीके से, इसीलिए तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो भी डायरेक्ट पैसा जाता है, अभी जैसे PM किसान का पैसा जाता है या किसी का भी जाता है, जो डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफ़र जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है, जो कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2005 ने रेकमेंड करा था। क्या रेकमेंड करा था कि हम लोग कैलोरी बेस्ड सिस्टम को छोड़कर पर कैपिटा इनकम को अपनाएंगे। इट स्टिपुलेटेड अ बेंचमार्क ऑफ डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से, जो कि रूरल एरियाज़ के लिए 27 रुपये रखा गया था, और 33 रुपया किसके लिए रखा गया था, अर्बन एरियाज़ के लिए, रिस्पेक्टिवली टू अराइव एट अ पॉवर्टी लाइन। अगर पॉवर्टी लाइन के आसपास है तो इतना आप लोगों को कहीं ना कहीं एक टारगेट रखना पड़ेगा। तो 27 रुपया किसके लिए था, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 27 रुपया अगर डेली का खर्चा है, अगर कोई रूरल एरियाज़ में, और अर्बन एरियाज़ में अगर 33 रुपया का है, तो कहीं ना कहीं वो पॉवर्टी लाइन के आसपास में है, मतलब वो पॉवर्टी लाइन पर अराइव करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से कैलोरी बेस्ड, और किसने वो कैलोरी बेस्ड को हटाकर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की ओर ले गए। कौन ले गए, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कॉज क्या है भाई। देखो यार, कॉज जो है बहुत बड़ा कॉज है। कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी क्या है, कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी पहला कारण है कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। किस तरीके से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, खास करके रूरल एरियाज में भी पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है,
और सेकंड क्या है, लैक ऑफ कैपिटल, कि पैसों की कमी की वजह से अच्छे तरीके से लोन वगैरह नहीं मिल पाता है, कोई भी फसल बीमा नहीं हो पाता है, इंश्योरेंस का फैसिलिटी उतने अच्छे तरीके से नहीं है। लैक ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अदर देन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के अलावा जो भी हॉर्टिकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर में वहाँ पर सही तरीके से अवेलेबल नहीं है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है कोई भी गरीबी में। अगर कोई गरीब देश है तो वहाँ पर अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि और ज़्यादा लोग काम करना चाह रहे हैं लेकिन लोगों को काम ही नहीं दिया जा रहा है। तो एक्सेसिव पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, और क्या, एक्सेसिव एग्रीकल्चर में जो भी लोग इंडल्ज हैं, मतलब क्या, एक प्लॉट है, एक प्लॉट में यहाँ 2 लोग भी काम करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन देर वर वर्किंग 5 पीपल्स, 5 लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्या ओवरलोड है एग्रीकल्चर सेक्टर पर। इलिटरेसी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी नहीं होता, सरकारी स्कूल का क्या हाल है आप लोग भी जान रहे हो। तो कहीं ना कहीं इलिटरेसी की वजह से रीजनल डिस्पैरिटी, कि नहीं तुम ये जात के हैं तो नहीं पढ़ेंगे, ये जात के हैं तो नहीं पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, ये होगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही शादी हो जाती है। लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीडीएस, और प्रॉपर तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन ना होना। इसमें भी देखो बहुत ही घपला होता है, बहुत ही चोरी होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो भी चावल गेहूँ मिलता है गरीब लोगों को, तो उसमें भी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए रूरल पॉवर्टी धीरे धीरे और बढ़ता ही चला जा रहा है, कम होने के बजाय। देखो हुआ है कुछ हद तक कम, लेकिन जिस लेवल पर कम होना चाहिए उस लेवल पर कम नहीं हुआ। तो कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। अब देख लेते हैं कि कॉजेज ऑफ अर्बन पॉवर्टी क्या है। तो माइग्रेशन ऑफ रूरल एरियाज, अब क्या हो रहा, लोग अगर गरीब है रूरल एरियाज में, ठीक है, अब रूरल एरियाज में गरीब हैं तो दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं अर्बन एरियाज की ओर। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, कि स्किल्ड लेबर नहीं है प्रॉपर तरीके से। आप सोचो कि लिटरेट ही नहीं है, अब लिटरेट ही नहीं है, पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो दे कांट इनटेक अ नॉलेज फॉर अ प्रॉपर स्किल्स, कि प्रॉपर स्किल्स वो लोग एक्वायर ही नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उन लोगों को बहुत दिक्कत होगी। लैक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी, कि हाउस प्रॉपर तरीके से अर्बन एरियाज़ में अवेलेबल नहीं है। लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी इन सिटीज़, की लिमिटेड जॉब है, जॉब भी हैं तो बहुत लिमिटेड हैं, और ख़ास करके किस में, फॉर्मल सेक्टर में। देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर कौन, जो कि प्रॉपर वेजेस मिल रहा हो जिनको, और इनफॉर्मल सेक्टर जिनको कोई प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहा, कभी यहाँ काम कर रहे हैं कभी वहाँ काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इन लोगों को अच्छे तरीके से भुनाया नहीं जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा। लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं होता है, स्किल ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। अब स्किल इंडिया प्रोग्राम तो निकाल दिया गया है, लेकिन उसको सही तरीके से ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस लेवल पर होना चाहिए उस लेवल पर अभी भी नहीं हो रहा। तो यहाँ तक आई थिंक सो आप लोगों ने समझ में आ गया होगा। अर्बन पॉवर्टी क्या, रूरल पॉवर्टी क्या। अब एक स्लम एरियाज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो स्लम एरिया जो है वो एज पर द प्रणव सेन कमेटी न्यू मेथोडोलॉजी, जो प्रणव सेन कमेटी बैठाया गया था स्लम के डेफिनेशन के बारे में बताने के लिए, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन अर्बन स्लम, की अर्बन स्लम में जो स्लम एरिया है उसमें या अर्बन स्लम के जो भी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गए, कि किससे 2011 टू इतना फ्रॉम 2001। 2001 में 75.26 मिलियन लोग स्लम में, अर्बन स्लम में रहते थे, या अर्बन स्लम की पॉपुलेशन इतनी थी, लेकिन वो 2011 में बढ़कर कितना हो गया 93.06 मिलियन। देखो ये ना 2011 हर वक्त क्यों आ रहा है, क्योंकि इसी वक्त हर 10 सालों में क्या होता है कि हमारे यहाँ सर्वे होता है, ठीक है, सेंसस जिसे बोलते हैं, सेंसस पेश किया जाता है, तो इसीलिए उसके हिसाब से ही ये डेटा दिया गया है। अभी जो 2021 में सेंसस हो रहा था 2021-22 में, वो जब पेश होगा तो हम लोग उसके बारे में भी एक बारी डिस्कस कर लेंगे। तो कितना कहीं ना कहीं जो अर्बन का स्लम एरियाज का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ, 26.31%। एज पर द न्यू डेफिनेशन, एनी कॉम्पैक्ट हाउसिंग क्लस्टर और अ सेटलमेंट of at least 20 household with a collection of poorly built tenements and which are mostly temporarily in the nature with an inadequate sanitary drinking water facility नहीं है, unhygienic condition will be termed as slums। अगर 20 घर अगर साथ में कहीं बना हुआ है, ठीक है, साथ में मतलब ये 20 घर पूरा एक साथ कलेक्टिव वे में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, और वो लोग टीनेंट मतलब अच्छे तरीके से नहीं, कहीं ना कहीं क्या कि वो लोग किराए पर रह रहे हैं या किसी ने उसे बसाया है,
तो मतलब किराए पर रह रहे हैं या किसी ने बसाया, और प्रॉपर तरीके से क्या कि वाटर फैसिलिटी नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, या अनहाइजीनिक कंडीशन है। तो अनहाइजीनिक ये 3 कंडीशन को माना गया है कि कहीं ना कहीं क्या है कि वो स्लम एरिया के लोग हैं या वो स्लम पॉपुलेशन है, जहाँ खास करके 20 हाउस होल्ड साथ में ही बने हुए हों, प्रॉपर फैसिलिटेशन के साथ नहीं। अगर प्रॉपर फैसिलिटेशन के साथ है तो फिर इसे स्लम नहीं बोला जाएगा, अगर प्रॉपर फैसिलिटेशन के साथ नहीं है देन इट कैन बी कॉल्ड एज स्लम एज पर द न्यू डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए एक ऊपर में मैंने एक बात बताया था कि जो प्रणव सेन कमेटी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म कमेटी बैठाया गया था, किसके लिए, स्लम एरिया के। तो आप लोग इतना बस याद रखोगे कि स्लम एरिया का न्यू डेफिनेशन किसने दिया था, कि 20 हाउस होल्ड जो कलेक्टिव में नहीं रह सकते हैं प्रॉपर सैनिटाइजेशन की वजह से, प्रणव सेन कमेटी ने, ठीक है। चलिए यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब पॉवर्टी इन इंडिया, वेरियस इकोनॉमिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टडीड एक्सटेंड पॉवर्टी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी रिपोर्टें दी हैं, किस तरीके से दी हैं, तो एक एक कर हम लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन से कमेटी ने किस तरीके से रिपोर्ट को पेश करा था। तो पहला का नाम कौन है, डांडेडकर एंड राथ स्टडी ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। जो डॉक्टर VM डांडेडकर और मिस्टर अनिल कांथा रथ एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ डाइट, मतलब डाइट के हिसाब से ये 2250 कैलोरी एज अ डिजायर्ड मिनिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, कि कोई भी पर्सन को 2250 कैलोरी चाहिए ही चाहिए इनटेक करने के लिए। तो अगर पूछ लिया जाएगा विच कमिटी हैज़ रिपोर्टेड दैट 2250 कैलोरीज नीडेड फॉर द मिनिमम नीडेड न्यूट्रिशन लेवल, तो वो कौन से कमेटी ने, डांडेडकर एंड राथ कमेटी की वजह से। दे एस्टिमेटेड दैट 1968 टू 1969 में 40% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड अ लिटिल मोर देन 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन लिव्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन। अगर बात किया जाए 1968 और 1969 में कि 40% जो रूरल एरियाज़ के पॉपुलेशन थे, 40% जो रूरल एरियाज़ के पॉपुलेशन में थे, वो क्या गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे, और कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली 50% जो अर्बन एरियाज़ के लोग थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे थे। तो यहाँ भी पूछ लिया जाएगा कि किसने बोला था कि 40% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन 1968 और 1969 में बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे थे। तो यहाँ ये बोल सकते हो कि डांडेडकर एंड राथ स्टडी ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया की, ठीक है। फर्स्ट समझ में आ गया। सेकंड क्या, मोंटेक सिंह अहूवाला स्टडी ऑफ रूरल पॉवर्टी, कि इन्होंने रूरल पॉवर्टी के बारे में क्या बताया था। जो MS अहूवालिया स्टडीज द ट्रेंड ऑफ इंसिडेंस ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया इन अ पीरियड ऑफ 1956 टू 1957 और 1973 टू 1974। इसके आसपास में इन्होंने क्या करा था कि लेवल चेक करा था हमारे देश का, किस तरीके से भारत जो है वो रूरल पॉवर्टी को कैसे ले जाया जा रहा है, या रूरल पॉवर्टी कितना है कितना नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मोंटेक सिंह अहूलवालिया कमेटी ने देखा था वो किस बारे में देखा था, रूरल पॉवर्टी के बारे में। इट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन एंड एक्सपेंडिचर लेवल ऑफ 15 इन 1961 फ्रॉम द रूरल एरियाज 20 पर पर्सन फॉर द अर्बन, मतलब क्या 15 रुपीज़ 1961 में रूरल पॉपुलेशन और 20 रुपीज़ पर पर्सन फॉर अर्बन एरियाज। इन्होंने बोला था 15 रुपया जो है रूरल पॉपुलेशन खर्च कर रहे हैं और 20 रुपीज़ कौन, अर्बन पॉपुलेशन खर्च कर रहे हैं। तो ये मोंटेक सिंह अहूवालिया जिनका कमेटी बनाया गया था 1977 में, इन्होंने रिपोर्ट दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्टडी था पॉवर्टी इन इंडिया, खास करके रूरल पॉवर्टी। तो पूछ लिया जाएगा रूरल पॉवर्टी रिलेटेड टू विच स्टडी या विच कमेटी, तो मोंटेक सिंह अहूवालिया कमेटी या स्टडी। एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी लाइन 7th फाइनेंस कमीशन, देखो फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी पेश किया गया, क्योंकि फाइनेंस कमीशन भी हर एक 5 साल में रिव्यू करते रहता है कि किस तरीके से पॉवर्टी बढ़ रहा है हमारे देश में, किस तरीके से घट रहा है। तो कहीं ना कहीं 7th फाइनेंस कमीशन 1978 में भी रिपोर्ट दिया गया था, उसमें क्या बताया गया था। 7th फाइनेंस कमीशन मेड अटेम्प्ट टू मोर इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट पॉवर्टी। इन्होंने इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट को बोला था कि किस तरीके से इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। सिंस NSS नेशनल सैंपल सर्वे डेटा कवर्स ओनली हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, और वो क्या जो नेशनल सैंपल
जो सर्वे है वो क्या, कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को ही कवर करता है। तो दस टू मेक मोर इंक्लूसिव मेजर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द डेप्रिविएशन एंड एस्टिमेट ऑफ द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर वाज एडेड टू द प्राइवेट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, मतलब क्या, पब्लिक एक्सपेंडिचर को ऐड ऑन किससे कर दिया गया, प्राइवेट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर से। क्या कि प्राइवेटली भी जो भी कंज्यूमर एक्सपेंड कर रहा है उसे भी ऐड किया जाएगा ताकि वो पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने में और मददगार होगा। तो इसमें ये पूछ लिया जाएगा विच कमीशन हैव रिकमेंडेड मोर इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी टू इंक्लूड अ पब्लिक एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। तो वो किसने किया था, 7th फाइनेंस कमीशन ने। आई होप सो ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तेंदुलकर कमेटी आप लोगों ने ये तो मैं शुरुआत में ही पढ़ाया था। तेंदुलकर कमेटी जो रिपोर्ट था, मूव जस्ट अ कैलोरी क्राइटेरिया, जो कैलोरी का क्राइटेरिया हटा के इन्होंने क्या करा था कि वो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की तरफ इन्होंने मूव ऑन करा था। और ये बोला गया था तेंदुलकर कमेटी के द्वारा, सुरेश तेंदुलकर कमेटी के द्वारा, कि आप लोग ये हटा दीजिए, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 41.8% पॉपुलेशन रूरल एरियाज एंड 25.7 पॉपुलेशन इन द अर्बन एरियाज आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इनके द्वारा बताया गया था कि रूरल एरियाज में 41.8% जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, और अर्बन एरियाज में कितना, 25 देखो डाटा कुछ है लेकिन बस इसको एक पेज पर अगर A4 शीट पर अगर लिख लोगे ना कि कौन से कमेटी ने क्या क्या बोला था, तो आप लोगों को 2 मिनट में सारा याद हो जाएगा। बस दीवार में चिपका लो आप लोग, फिर रिवाइज करते रहो। तो ये एक बहुत बड़ा तेंदुलकर कमेटी का एक बहुत बड़ा एक शिपमेंट था, इसलिए तेंदुलकर कमेटी का तो याद करना ही करना, यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रंगराजन रिपोर्ट ऑन द पॉवर्टी ने क्या बोला था, चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सी रंगराजन was reviewed the methodology of measurement of poverty in India and by the planning commission के द्वारा कहीं ना कहीं से कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और 2012 में वह सबमिटेड इस रिपोर्ट ऑन द 2014 में इन्होंने क्या करा था, रिपोर्ट को सबमिट करा था रंगराजन कमेटी ने पॉवर्टी के ऊपर पर कि फिर से पॉवर्टी को किस तरीके से पटरी पर लाया जाए। द रिपोर्ट रिटेन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्होंने भी रिटेन करा क्या कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर ही हम लोग मेजर करेंगे एज पर द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग पॉवर्टी। जिस तरीके से NSSO ने, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से कर रहा है, सेम उसी तरीके से हम लोग भी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट पेक्ड द टोटल नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया इज 363 million or a 29.6% of the population. This is higher than the 269.8 million poor peoples और 21.9%। कहीं ना कहीं क्या उन्होंने पेक करा था 2014 में, उन्होंने बोला था, क्या बोला था कि कितने लोग गरीब हैं, 363 मिलियन। इसका मतलब क्या है, 366 मिलियन लोग गरीबी के रेखा के, मतलब गरीब हैं, पुअर पीपल हैं। और इसका कितना, हमारे कंट्री का कितना, कहीं ना कहीं 29.6%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मान लो तो 30% लोग गरीब हैं। मतलब 100 लोग हमारे देश में हैं, उसमें से 30 लोग गरीब हैं। आप सोच सकते हो कि किस लेवल पर गरीबी हमारे देश में है। तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से है। अनस्किल्ड लेबर हम लोगों ने पढ़ा कि कॉज ऑफ अर्बन क्या है और रूरल क्या है, ठीक है। तो अर्बन और रूरल के बारे में कि किस तरीके से कॉजेज़ है, कि पॉवर्टी का कॉज है रूरल का और अर्बन का, वो हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, ठीक है। अगर बात किया जाए तो पॉवर्टी इन इंडिया इम्पैक्टेड द चिल्ड्रंस को बहुत इम्पैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि दे कांट अफोर्ड प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन नहीं रहता है, मल न्यूट्रिशन रहते हैं। फैमिलीज इंडिविजुअल्स इन द वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज, किसी को मल न्यूट्रिशन हो जाता है चाइल्ड लेबर की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, HIV एड्स हो जाता है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब क्या होता है कि बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं या जन्म लेने के बाद ही मर जाते हैं, मतलब 1 साल से कम ही वो जिंदा रह पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये 6 फैक्टर है जिसके डिस्क्राइब होता है। आप लोग कुछ भी जैसे इंटरव्यू में भी पूछ लिया गया तो ये कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है चिल्ड्रंस पर, तो आप लोग ये फ्रिक्वेंटली बोल सकते हो पॉवर्टी के ऊपर, ठीक है। कोई भी, चाहे वो NDA के लिए आप तैयारी कर रहे हो या CDS के लिए कर रहे हो या कोई भी अदर एग्जाम के लिए, SSC के लिए क्यों ना कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। कि मल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, लैक ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, HIV एड्स, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसके बारे में
आप लोग समझ गए होंगे, आई होप सो। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। इसमें क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन आप लोग एक बार फटाफट देख लीजिए। तो पहला क्या है कि द ऑफिशियल डेटा ऑफ पॉवर्टी लाइन मेड अवेलेबल इन द पब्लिक बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, पहला। दूसरा क्या है, इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर डाटा कलेक्टेड बाय प्लानिंग कमीशन, विच अबव द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कि कौन सा अबव है वो करेक्ट है। तो क्या दोनों में से दोनों रॉन्ग है, ना ये राइट है ना ये राइट है, दोनों रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा एक बारी। ठीक है, ग्रोथ ओरिएंटेड ओवर द ईयर्स द गवर्नमेंट हैज बीन फॉलोइंग द अप्रोचेस रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, कौन कौन से अप्रोच को फॉलो करें, ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट, स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, मीटिंग द मिनिमम नीड ऑफ द प्रोग्राम। तो क्या आंसर 1 2 3 कि ये तीनों चीज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो रिडक्शन कर सके पॉवर्टी को, मतलब क्या, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी आराम से हो सके। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है हमारे देश में। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी, कि कौन से बारे या कौन सी चीज़ है जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो कंसिडर किया जा सकता है पॉवर्टी, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज, सोशल इंक्लूजन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनडेप्थनेस या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो कहीं ना कहीं क्या, ये पांचों, कि ये पांचों को हम लोग कर सकते हैं, बताओ। इसमें से हम लोग एक नहीं कर सकते हैं, सोशल इंक्लूजन। अगर सोशल इंक्लूजन कर रहे हैं, सोशल इंक्लूजन कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है ना, वो बुरी बात कहाँ है। तो कहीं ना कहीं क्या कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, 1 3 4 एंड 5, सेकेंड ऑप्शन बहुत अच्छी बात है। अगर ये हो रही है तो आप पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, Although there is a sustainable deindustrialization हुआ in the India's under a British rule. Imports of a manufactured cotton yarns from Lancashire is in England cause enhancement of local production. India reverted to being as exporter of cotton clothes. Which of the following statement is or are correct? तो correct क्या होना, neither one nor two, दोनों में से दोनों गलत है। तो ये आप लोग एक बारी रिव्यू जरूर करिएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए यहाँ पर, एज पर द 70% ऑफ इंडियंस वर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर थ्रू आउट द ब्रिटिश राज पीरियड, द इम्पैक्ट ऑफ द अदर सेक्टर वाज मोर इंपॉर्टेंट ऑन द लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। अब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था भाई, ब्रिटिश पॉलिसी शार्पली रेजिंग रूरल टैक्सेस, नहीं ये तो गलत है। कि अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिगैन टू इंपोर्ट फूड ग्रेन्स एंड एज अ रिजल्ट मेनी 26 मिलियन पॉपुलेशन डाइड इन द फेमाइन इन 1875 to 900, ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो इम्पोर्ट है वो हम लोग फूड ग्रेन्स हमले में हम लोगों तो अब अच्छे से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या कि कैश क्रॉप की वजह से हम लोग फूड को भी इम्पोर्ट करना पड़ रहा था, और उसकी वजह से बहुत लोग जो है वो भूख के कारण से मर गए थे, फेमिनाइन के कारण, तो ये फेमिन के कारण, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, सारा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने पूरा पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में डिस्कशन करा है कि पॉवर्टी किस तरीके से भारत में इम्पैक्ट डाला है। एनएसएसओ को रिपोर्ट, तेंदुलकर कमेटी, जो एसटी तेंदुलकर कमेटी, मतलब जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी के द्वारा क्या रिपोर्ट पेश किया गया, कैलोरी सिस्टम को कैसे हटाया गया, और मोंटेगाहू-वालिया कमेटी के द्वारा भी क्या किया गया रिकमेंडेशन, तो हम लोगों ने पूरा जानने की कोशिश करी है हमने। तो चलिए, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा देन यू कैन आस्क ऑन आवर कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।